तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले तो ये समझिए कि करंट लूप होता क्या है ना। कोई भी एक सर्कुलर कॉइल बना दीजिए और उसमें करंट फ्लो कर दीजिए, वो कहलाता है करंट लूप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कोई सर्कुलर कॉइल बना दूँ, ये हो गया सर्कुलर कॉइल, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर। अब ये आपको एग टाइप का दिख रहा होगा क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं। हम इसको अगर इस तरीके से देखें तो ये सर्कुलर लूप इस तरीके से है और इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया I। इसका मान लीजिए जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल a, और अगर इससे हम देखें यहाँ पर इसे कुछ ही r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है r। एक्चुअल में हमें इस टॉपिक में देखना ये है कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा तो क्या वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर बिहेव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक लूप बना दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट फ्लो होने की वजह से इस पॉइंट P पर, यानी कि इसके एक्सिस पर हम लोग पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, है ना। यानी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो E की वैल्यू होती है वो होता है म्यू नॉट NIA अपॉन 2 पाई R क्यूब। इसका डेरिवेशन हम लोग जब हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तब हमने पढ़ा था, याद करिए। और ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन ये कब थी, जब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है R इज़ ग्रेटर देन A, किसके लिए है ये, R इज़ ग्रेटर देन A के लिए, यानी बहुत ही फार डिस्टेंस पर ये पोजीशन पर है। तो ये फॉर्मूला हमारा आया था, यानी कि इस लूप की वजह से किसी पॉइंट P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। क्लियर, ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। एक्चुअल में डेरिवेशन ये नहीं आता, डेरिवेशन अपॉन में आता है R प्लस A के पावर 3/2 इस तरीके से, और जब ये कंडीशन हम लोग रखते हैं तो ये आता है। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक लूप के लिए बात करें, फॉर वन लूप, यानी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये E की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई R क्यूब। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, ज़रा दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कर दे रहा हूँ। मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो जाएगा 2IA अपॉन R क्यूब। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ये कह दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर A क्या है, A कैपिटल A इज़ द पाई A स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ लूप। ये सर्कुल है ना, सर्किल है, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ लूप होगा ये। वेयर स्मॉल ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और R इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लूप की वजह से हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट भी होता है ना। किसी डाइपोल बन जाने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी होता है। अच्छा, मैं बात करूं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, यानी किसी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, वेयर P क्या है भाई, P इज द डाइपोल मोमेंट। देखिए ज़रा ध्यान समझिए, ये तो समझ गए ना
ये पॉइंट, इस पॉइंट को समझिए। अभी रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था, कोई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या एज ए डाइपोल मोमेंट कवर करता है, डाइपोल वर्क करता है, कोई नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? हाँ, एक्सियल पर अलग प्रोड्यूस होता है, इक्वेटोरियल पर अलग प्रोड्यूस होता है। तो ये वही बात तो है कि किसी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ कंपैरिजन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने लिखी है इसका रिप्रेजेंटेशन गलत लिखा हमने, ये NIA जो था ये मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी, सुमित फॉर्मूला मिला ये, अब कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है μ0/4π और ये वैल्यू जो है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों क्या कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखा जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। यानी ये मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, इसके डिस्टेंस के डिपेंडेंस है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये r जिस तरीके से वेरी करेगा उस तरीके से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी करेगा। क्लियर? अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ जो P की वैल्यू होगी, P क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो P की वैल्यू क्या होगी, IA के इक्वल होगी। लेकिन P अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात है ना, तो P रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ यहाँ पर क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B are depends on distance R। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो होगा M = IA, M = IA। बात समझ में आ रही? ये कंपैरिजन करके फाइंड करेंगे हम। P = IA नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मैग्नेटिक के लिखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये क्या है, I इज़ द करंट फ्लो इन द लूप एंड A इज़ द एरिया ऑफ लूप, A इज़ द एरिया ऑफ लूप। अब बात आती है इसका डायरेक्शन क्या होगा। भाई ये क्या है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर आप इसको ऐसे लिखें I.A, क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। हाँ, डायरेक्शन होता है उसमें ना, देखो डायरेक्शन है तो वेक्टर है, ये वेक्टर है सुमित, स्केलर है। क्यों स्केलर है फिर जब इसमें डायरेक्शन है तो? स्केलर क्यों है? नहीं, एक्चुअल में वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर के जो लॉ हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन का, या प्रोडक्ट और जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसको फॉलो ही नहीं करता। पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लगाएंगे तो R² = A² + B² + 2AB cos थीटा, आई पर नहीं लगता, ये आई पर तो सीधे सीधे ऐड होता है, I = I1 + I2। तो जो वेक्टर इसके लॉस फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, हमें डायरेक्शन जानते हो क्यों दिखता है, क्योंकि ये किसी करंट वायर में फ्लो करता है, बस यही बात है। ये इसका ये डायरेक्शन थोड़ी है कि ये वर्टिकली जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, आपने ऐसे टर्न कर दिया इसकी वैल्यू अलग बन गई।
ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहाँ तो ये लगता है कि वायर को घुमा दिया तो करंट का डायरेक्शन बदल गया। क्लियर? तो आई क्या है? आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हाँ, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये पता करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, देखिए बनाते हैं इसको पहले। ये हमने बना दिया, सर्कुलर कॉइल एक बना दिया, और मान लो कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। क्या बन गया? अंडा बन गया क्या? सही बना नहीं? अब सही है। ठीक, चलो, ये हो गया, करंट फ्लो होने लगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? हमें क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को कर्ल करना। चलिए सब लोग प्रैक्टिस कीजिए, हाथ लगाइए। हाँ, इस तरीके से ये कर्ल करेंगे तो ये थंब ऊपर। अगर मैं कहूँ कि ये करंट इस तरीके से है लूप, तो ये इस तरीके से होगा और थंब ऊपर की तरफ। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ऊपर। ये होगा एम का डायरेक्शन। अच्छा, क्या डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं मैं, और वो मैग्नेटिक बार में निकाला था, तो क्या हमने पोल पे भी डिसाइड किया था कहाँ से कहाँ होता है? बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अरे यही तो है, क्या बताए थे भाई? ये देखो ना, -q + q। तो ये जो m का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? इधर होता है, फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगर यही मैग्नेट बार हो जाए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैंने क्या कहा था? नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव, और साउथ नेगेटिव। तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक बार? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैसे? वही नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर के। यानी यहाँ क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाए, डायरेक्शन तुम्हें पता है, तुम्हें नॉर्थ साउथ नहीं पता, तुम्हें डायरेक्शन पता है, तो बताओ नॉर्थ किधर होगा? ऊपर होगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर का फेस क्या प्रेजेंट करेगा? नॉर्थ को, और नीचे का प्रेजेंट साउथ को। क्लियर? यानी अगर कोई लूप इस तरीके से बना हुआ है, लूप ऐसे बना हुआ है, और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर का फेस किस पोल को प्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को, और नीचे का फेस साउथ पोल को। मैं कहता हूं हमने इसका डायरेक्शन बदल दिया और करंट का डायरेक्शन हो गया इस तरीके से। चलिए अब बताइए, ऊपर का फेस किसको प्रेजेंट करेगा? साउथ या नॉर्थ? साउथ को। कैसे पता चलेगा? पहले आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता करिए, यानी फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट का डायरेक्शन में। देखो ये रहा, थंब मेरा अंदर जाएगा फिर, या यहाँ भी लगाना चाहोगे तो क्या होगा? इस तरीके से करोगे, देखो ये रहा, तो थंब तब भी अंदर की तरफ है, एक्सटेंड हो रहा है, यानी अंदर की तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और जिधर अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूँ इस तरीके से और करंट ऐसे फ्लो हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा? नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ गया तो नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया, ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। अगर हम इसको फाइंड करें फॉर एन लूप, तो क्या हो जाएगा? m = NIA, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक से ज़्यादा लूप हैं, ऐसे घुमा दिया पूरा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? NIA, वेयर कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये जो NIA है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्पियर करंट बोलते हैं।
इनटू एरिया। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम्पियर करंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा ए, ठीक है, और इसका डायमेंशन एरिया का एल स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा ए एल स्क्वायर। एक तो चीज़ ये, दूसरी बात इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर का ए एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। देखा है ना ये यूनिट ए एम स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, एम्पियर करंट नहीं, इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न। क्या बोलते हैं, एम्पियर टर्न। एन इज़ द टर्न है ना, नंबर ऑफ टर्न है, आई इज़ द करंट। तो हाँ बताइए क्या करें। अब दिख रहा, ठीक है, ठीक है, अभी कर दे रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो एक बात उसमें, हम इलेक्ट्रॉन का जो भी मॉडल पढ़े हैं, बोर मॉडल सबसे खास है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा। चलिए आइए इसको बना लेते हैं कि क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन हम लोग बना लेते हैं। और चूंकि इसको हम देखेंगे ऊपर से, जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्या होगा, एक शेप भी दिखेगा, है ना। ये हो गया, ठीक है, समझ लो कि सर्कुलर है। और यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसे ऊपर से देख रहे हैं, इस तरीके से हैं और ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, यानी करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, क्लियर। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कुछ पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है। करंट इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब अगर इसमें मैग्नेटिक, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एज इक्विवेलेंट हो जाएगा करंट कैरिंग लूप का। बात समझ में आ रही। अभी हमने जो करंट कैरिंग लूप पढ़ा, लूप एक लूप और उसमें करंट, तो ये भी तो लूप बन गया एक। अब करंट बहुत, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो एक लूप बन गया। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में डायरेक्शन होगा करंट का, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इस करंट के डायरेक्शन की वजह से, करंट के डायरेक्शन वजह से इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताइए ज़रा। तो ऊपर होगा कि नीचे? हाँ नहीं, ये देखिए जैसे हम इसको कर्ल करते हैं तो ये हो गया ऐसे, अगर ऐसे होगा तो इस तरीके से जा रहा है, ये क्या गया नीचे। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम का डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन of electron is equivalent to a current carrying loop। सही बात है कि जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एक लूप की तरह जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है। क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ। सो एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, m इज इक्वल टू आई ए। सही है। चलो भाई बोर्ड पे देखो, पहले समझो, पहले छापना बंद करो, छापने के लिए बुक है। क्या I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, E/T टाइम। पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू, जब करंट पढ़ा था, Q/T या Q इज इक्वल टू I/T। ठीक है, यहाँ पर अब क्या मैं लिख सकता हूँ, E/T। T इज़ द टाइम पीरियड, T इज़ द
टाइम पीरियड क्या है? एक रिवोल्यूशन करने में लगने वाला टाइम। क्या टाइम इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सही होता है ना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नहीं याद हो तो ऐसे कर लो, यहाँ लिख लो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये तो सबको याद रहता है। यहाँ मुझे अगर t निकालना है तो क्या होगा? s अपॉन वी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी, ठीक है। अब एक रिवोल्यूशन जब इसने किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई r, सही है। एक रिवोल्यूशन किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई r, वेयर r क्या है भाई? रेडियस। 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी v, सही है। यानी यहाँ से i की वैल्यू हमारे पास आ सकती है ई वी अपॉन 2 पाई r। और एरिया क्या होता है भाई? एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब पाई a स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो हमने r लिया हुआ है। ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं? इसमें पुट कर देते हैं, तो m यहाँ से आ जाएगा, i की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई r इंटू ए पाई r स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, r से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? ई वी आर अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है एलिमेंट में? एंगुलर मोमेंटम, कोई भी पार्टिकल ब्लॉक जब सर्कुलर मोशन करता है यानी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो उसके अंदर होता है एंगुलर मोमेंटम। और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है ये समझिएगा ज़रा ध्यान से। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा L इज इक्वल टू एम वी आर, सही है, याद है? अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिस डायरेक्शन में मोशन करता है ना उधर डायरेक्शन नहीं होता, हाँ उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये भी उसी से निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से ही। एक बात बताओ, करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो इस प्लेन में फ्लो कर रहा है ना, इस प्लेन में। इससे सिखाते तुमको, हाँ ये रहा, ये प्लेन है करंट के। मैं अगर सर्कुलर ये कर दूं तो ये रहा प्लेन, और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? नीचे देखो, ये रहा डायरेक्शन मोमेंटम का, ये जो मार्कर है। और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? इस कॉपी में खाली, तो हुआ ना इसका परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कुछ होता है मामला एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का। बस फ़र्क समझो एक चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लेना था उसके लिए जो उंगली हम कर लेते वो ई को लेके कर रहे थे या आई को? आई के डायरेक्शन में। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे उस वक्त ये जो कर्ल वाला मामला चलेगा, किसके लिए चलेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी अब हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन पता करेंगे उसी राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन इस फिंगर को कर्ल करना है किसके डायरेक्शन में जा करके? इलेक्ट्रॉन के, ई के। चलिए, तो ई कैसे घूम रहा है? इस तरीके से ना कर दिया ऐसे। थंब किधर जा रहा है? ऊपर। थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। यहाँ से देखिए जो एल का डायरेक्शन होगा वो होगा ऊपर की डायरेक्शन में। अच्छा, ये भी क्या होता है? वेक्टोरियल होता है, और ये भी वेक्टर होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर, और ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए L इज इक्वल टू एम वी आर, इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। चलिए इसमें क्या करते हैं, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसका भी नाम होता है। नाम क्या होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल। समझ रहे हो नाम कहाँ से आया होगा? एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही।
लेकिन चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से, ऑर्बिटल उसके पाथ की वजह से है, तो उसका नाम दे दिया गया अलग से। किसी किसी बुक में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? म्यू से। म्यू का मतलब ऐसे, ये EVR/2 म्यू से आप दोनों से पाओगे, ठीक है। m एक्चुअल में उससे अलग करने के लिए, m तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से कर देते हैं। आप दोनों सेम भी ले सकते हो, ठीक है। जब ऑर्बिटल नाम आ गया तो आप पहचान तो लोगे। आ जाइए यहाँ पर, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हो गया m/L। अच्छा एक चीज़ और, m क्या कर देगा? मैच करने लगेगा। ये मास है और ये m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? म्यू ले लेते हैं। हाँ ये म्यू ले लो ना, μ/L। इधर क्या है भाई? EVR/2 अपॉन MVR, सही है। यहाँ से हो जाएगा EVR/2 MVR। कुछ कैंसिल हो रहा है? VR 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 VR, ठीक है। तो यहाँ से μ/L इज इक्वल टू E/2m। E/2m ये क्या है? ये एक रेशियो है। μ/L इज ए रेशियो एंड इट इज कांस्टेंट कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक। जायरोमैग्नेटिक बोलते भी हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू मैं बता दूंगा अभी आपको कितनी होती है। वो होती है 8.8 × 10⁻10। 8.8 × 10⁻10 ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक इतना नोट कर लीजिए। और जिस पॉइंट, तो अभी इसमें एक और एनालिसिस देख लेते हैं। ये जो हमने जायरोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया है ना, इसमें हम क्या करेंगे? बोर्स का क्वांटाइजेशन लगा देंगे। NH/2π हर ऑर्बिट के लिए NH/2π होता है ना, तो वो लगा देंगे। वहाँ क्या होता है? एंगुलर मोमेंट की वैल्यू। उसके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर मैं हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी म्यू की वैल्यू, म्यू क्या आया था भाई? आगे L करके आया था ना, क्या आया था? यहाँ से, यहाँ देख लो, इसी से, चलो यहीं देखो। ये जो म्यू की वैल्यू है E/2m × L है, सही है। अगर मैं इसको वेक्टोरियली लिखूं, अभी तो वेक्टर में नहीं लगाया ना, मान लीजिए मैं इसको वेक्टोरियली लिखूं, mu इज़ द वेक्टर, L इज़ द वेक्टर, E इज़ द चार्ज, वेक्टर होता नहीं है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वेक्टर होता नहीं है। तो यहाँ पर एक टर्म आएगा नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव लगाएंगे? किसी को पता? यहाँ पर जब वेक्टोरियली लिखेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह पता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों अपोजिट था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम किससे पता करते थे? करंट का डायरेक्शन से। उस टाइम करंट का डायरेक्शन में हमने कर्ल किया था, और जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन में हमने कर्ल किया था तो हमें क्या मिला था? एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन। इसलिए दोनों डायरेक्शन क्या थे? अपोजिट थे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वेक्टोरियली लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन को अपोजिट करके दिखाएगा, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझिए कि अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन, ये जो L की वैल्यू होती है बोर के क्वांटाइजेशन से, वो होती है NH/2π। पढ़ा है कभी? देखो एक बात बताएं, जो बोर का मॉडल आया था वो क्या आया था? अभी जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा ना, तो हमें फिजिक्स में सेकंड पार्ट में चीज़ें पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पर हम सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये कहा गया, पहले तो ये एक मॉडल दिया गया कि न्यूक्लियस है बीच में और चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसकी थ्योरी को गड़बड़ बताया गया बाद में। कहा क्या गया? कैसे? क्या तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये एनर्जी लॉस करेंगे कि नहीं करेंगे?
हम चलते हैं तो एनर्जी लॉस करते हैं। तो ये जब एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो एक टाइम आना चाहिए इनको क्या करना चाहिए, गिर जाना चाहिए। ये क्यों घूम रहे हैं, कैसे बचे हुए हैं ये लोग, है ना। तो ये फेलियर माना गया। तो इसका जवाब दिया बोर ने। इसका जवाब बोर ने ऐसे दिया कि कहा कि ये जो जिस ट्रैक पर घूम रहे हैं ना, वो ट्रैक एक्चुअल में अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल का होगा वो अपने ट्रैक में दौड़ेगा, वो अपने ट्रैक में दौड़ेगा, और उसकी भी एनर्जी वही होगी जिस ट्रैक में चलेगा। बात समझ में आ रही। जैसे चारों तरफ जब दौड़ लगाते हैं तो ट्रैक बने होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ट्रैक में दौड़ रहा है वो उसकी वो एनर्जी है, और वो एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। कहा गया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, वो इस क्वांटम मैकेनिक्स में लागू नहीं होता, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को अलग पार्ट पढ़ाने जाने लगा। न्यूटन के जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं पुराना वाला कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और जो है F = ma, और क्या है एक्शन रिएक्शन, यही सब तो है। तो ये क्या पूरा वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने बोर ने ये मॉडल दिया। अब बोर ने जो मॉडल दिया उसमें क्या कहा गया, क्वांटाइजेशन कहा गया। क्वांटाइजेशन का मतलब 1 2 3 3.5 नहीं, मतलब एक ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट है, तीसरे के बाद 3.5 ऑर्बिट नहीं है, 4.5 ऑर्बिट नहीं है, 4.3 ऑर्बिट नहीं है, एक है या तो दूसरा फिर है। क्लियर। आप या तो फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाइए या तो दूसरे गियर पे चलाइए, 1.5 गियर पर गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा वो अपने ट्रैक में दौड़ेगा। तो जब जिस ट्रैक में दौड़ेगा ना, उस ट्रैक के एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा NH/2π, NH/2π, वेयर H इज़ द, आप केमिस्ट्री में इसको पढ़े भी होंगे, H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। नाम सुना है कि नहीं भाई कभी? अरे बोर का तो नाम सुना होगा, बोर चचा का। ये आपके पड़ोस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पड़ोस में रहते हैं ना। अरे निपट गए भाई, तुम लोग अभी भी ज़िंदा रखे हो बेचारे को। हाँ अच्छा, बोर के जो H है ना, प्लैंक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 × 10 34। अब क्या करते हैं, अच्छा n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n = 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे μ = इस वाले में रखेंगे, माइनस नहीं लगा देंगे, है ना। अब वेक्टोरियल रखेंगे तो उसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E/2m × L। L कितना है भाई, NH/2π। यहाँ से क्या आ गया, म्यू इज़ द, n को बाहर कर लो, अंदर क्या आ गया, EH/4πm, 4πm। ये किसकी वैल्यू बता रहा, ये बता रहा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो nth ऑर्बिट में है। अगर तुम्हें दूसरे ऑर्बिट का पता करना है तो क्या करोगे, 2 से n की वैल्यू 2 रख दो। अगर तीसरे ऑर्बिट में पता करना है तो n की वैल्यू 3 रख दो। बाकी की वैल्यू देखो, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H तो प्लैंक कांस्टेंट है ही, 4πm, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में दौड़ लगा रहा है, अपने ऑर्बिट में, चौथा पाँचवा छठा सातवां जिसमें भी। कहा गया भाई ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, ज़रा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। सही से नाम लिया जाए तो कहा क्या जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा। तो कैसे निकालोगे, पहले पता करो किस ऑर्बिट में है, उस वैल्यू रखो। तो वही हमने यहाँ पर किया है। वहीं पर क्या किया गया, ये पहले ऑर्बिट के लिए लिखा गया। ये क्या किया, पहले ऑर्बिट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ही मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए EH, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, H की वैल्यू कांस्टेंट है वो रख दिया गया, 4π 3.14 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 वैल्यू रखा गया। ये क्या देगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में। कहाँ घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में। इसीलिए कहा गया इसको म्यू मिनिमम। ये क्या है, म्यू मिनिमम। इसको एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया बोर्स मैग्नेटॉन। क्या क्या नाम दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, वो क्या कहलाएगा, बोर्स मैग्नेटॉन। क्लियर बात समझ में आ गई होगी, एकदम इजी।
अब आते हैं एक और थोड़ा सा, किसी किसी बुक में दिया है, किसी में नहीं दिया है। ये तो बात जो मैग्नेटिक मोमेंट इसने प्रोड्यूस किया वो तो घूमने की वजह से दिया। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ का दूसरा भी रोटेशन होता है क्या? कोई और मोशन करता है क्या? अपने एक्सिस पर, हाँ अपने एक्सिस पर रिवोल्यूशन करता है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा यहाँ पर, स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से अपने एक्सिस पर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो कभी कभी अगर पूछा जाए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो क्या होगा भाई, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स रिवॉल्विंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिनिंग वेलोसिटी, स्पिनिंग इफेक्ट। तो ये कंबाइन कर दिया गया। इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, है ना। किसी बुक में दिया है, किसी सिलेबस में है, किसी में नहीं, कभी आज तक पूछा नहीं गया। लेकिन अगर आ जाए तो आप उससे घबराइएगा नहीं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको सभी लोग।